तो आज का हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नेशनल इनकम पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले नेशनल इनकम पार्ट 1 देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी अदरवाइज़। और अगर आपने देख ली है तो आपको पता होगा कि नेशनल इनकम का जो पार्ट 1 था उसमें हमने इनकम मेथड किया था। ठीक है, हमने उसमें बेसिक्स किया था कि बेसिक्स में जीडीपी-एमपी इसको क्या बोला जाता है, और इनकम मेथड ये एनडीपी-एमपी कैसे होता है, क्या होता है ग्रोस और नेट का डिफरेंस, क्या कैसे कैसे इनको आगे पीछे करते हैं। और इनकम मेथड में हमने किया था, इनकम मेथड में जीडीपी-एमपी कैसे निकलता है। तो इनकम मेथड में हमने सीखा था कि जीडीपी-एमपी कैसे निकलता है। जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला हमने लिखा था COE प्लस OS प्लस MI प्लस डैप प्लस NIT। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला किया था। और इसके कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमने की थी, तो इसको थोड़ा सा दोबारा से एक बार समझा देता हूँ मैं। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और COE आपको दे रखा है 500 और OS दे रखा है आपको 100 और मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है 50, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 20। तो बताइए जीडीपी-एमपी क्या होगी। जैसा कि हमें पता है COE प्लस OS इन सबको हमें ऐड कर देना है। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला बताया था COE प्लस OS प्लस डेप MI प्लस डेप प्लस NIT, यानी इन सबको हमें ऐड कर देना है। देखते हैं ऐड करके कितना है। तो इन सब का टोटल आ रहा है 700। तो 700 हमारा जीडीपी-एमपी होगा। अगर हम इन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इलेबरेट करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम लिखते हैं COE की जगह वेजेस एंड हमें सैलरी दे रखी है, मान लो ये दे रखी है हमें 100 और हमें सोशल कंट्रीब्यूशन दे रखा है बाय एम्प्लॉयर। सोशल कंट्रीब्यूशन हिंदी मीडियम वालों को भी इसी तरह समझना है। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना है, मान लो सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दे रखा है 50 और आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस OS कितना 150 मान लीजिए। मिक्स्ड इनकम आपको कितनी दे रखी है, मान लीजिए आपको दे रखी है 80 और आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 70, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 30। तो बताइए आपकी जीडीपी-एमपी कितनी होगी। तो जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला एज यूजुअल जो पहले बताया गया है COE प्लस OS प्लस MI प्लस डैप प्लस NIT, ये हमारा जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला है। अब COE अगर जैसा कि पहले बताया था, अगर COE नहीं दे रखा तो उसके पार्ट्स यानी टुकड़े दे रखे होंगे। तो उसके टुकड़े क्या हैं, वेजेस एंड सैलरी, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और भी हैं, पेंशन है और डियरनेस अलाउंस है और फ्री फूड एंड क्लोथ्स है। अगर फ्री कपड़ा भोजन मालिक देता है अपने कर्मचारियों को तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में आता है, जो कि फॉर्मूले में बताया था। तो COE के अंदर हमें कितना दे रखा है, हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखा है और सोशल कंट्रीब्यूशन दे रखा है कितना 150। तो हम यहाँ लिख देंगे 100 प्लस 50 और इसे ब्रैकेट बंद। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कितना दे रखा है 150, तो हम यहाँ पर 150 लिख देंगे। और हमें मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है 80, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है 70, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 30, तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या 480 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर हम इसे थोड़ा इलेबरेट करें, इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें थोड़ा सा, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारा। इसी में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। वेजेस एंड सैलरी रहने देते हैं। मान लीजिए आपको इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, ठीक है, उसके स्थान पर आपको दे रखा है प्रॉफिट कितना 50, आपको दे रखा है इंटरेस्ट और आपको दे रखा है मान लीजिए रेंट यानी ब्याज, किराया। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो ये आपको दे रखा है। और मिक्स्ड इनकम दे रखे है, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, लेकिन आपको बाद में दे रखा है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो आपको दे रखा है 40 और आपको दे रखा है सब्सिडीज़, साथ में सब्सिडीज़ कितनी दे रखी है, मान लीजिए 10 दे रखी है। अब बताइए आपका जीडीपी-एमपी क्या आएगा। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, एज यूजुअल जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, COE प्लस OS प्लस MI प्लस डैप प्लस NIT। ठीक है, अब COE हमें कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वही दे रखा है 150। ठीक है, तो 150 लिख देते हैं यहाँ पर।
टोटल ऐड करके। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसा कि बताया था मैंने फॉर्मूले में नेशनल इनकम पार्ट 1 की वीडियो में, कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो उसके पार्ट्स दे रखे होंगे, इन तीनों पार्ट्स को हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट ओपन 50 + 30 + 20, ठीक है। मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, 80 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्रिसिएशन कितना है, 70 लिख देंगे डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि नेशनल इनकम पार्ट 1 में बताया था कि अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा जबकि इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को अगर माइनस कर देंगे, 40 में से -30 कर देंगे, तो ये आपका 40 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो ये जो आपका 30 आएगा, ये आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या बन गया, नेट बन गया, शुद्ध बन गया, ठीक है। वो कितना आ रहा है, 30। हम इसको ऐड, तो 430 हमारा आंसर आएगा। अब देखो, हो सकता है पिछले वाले उसमें आपको क्लियर ना दिख रही हो जो राइटिंग है, इसीलिए ऐसे लिख दिया गया है। और इसमें वेजेस एंड सैलरी आप देखो दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 50, प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और रेंट दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा और इसे इलेबरेट करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें वेजेस एंड सैलरी, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह सब दे रखा है, मिक्स्ड इनकम भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जगह क्या दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि डेप्रिसिएशन के 3 नाम होते हैं, ऑब्सिलेंस, याद होगा शायद आपको, ऑब्सिलेंस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, हिंदी में घिसावट और स्थिर पूंजी का उपभोग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है। यानी ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, डेप्रिसिएशन ही। अब बढ़ते हैं आगे, देखो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको 40 और सब्सिडीज दे रखी है 30। तो अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करना पड़ेगा। यानी 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 जो आएगा वो आएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको दे रखा, यहाँ आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कितना दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 20। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि विदेशों से, बाहर के देशों से हमें शुद्ध कितनी आय प्राप्त हो रही है। यानी हमें देखो, हमें नेट फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब ये क्या है, नेट है ना, हमें क्या चाहिए। अब इसमें क्या है, मान लो हमने कितनी इनकम बाहर से कमाई, इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी हमने कमाई और कितनी हमने विदेशों को दी, माइनस कितनी हमने इनकम टू अब्रोड दी, विदेशों को हमने इनकम कमा कर दी। मान लो हमने विदेशों से कमाई 30 इनकम और हमने अब्रोड में जो इनकम दी वो दी 20, तो हमने नेट फैक्टर इनकम कितनी हो गई हमारी 10, यानी NFYA कितनी हो गई हमारी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो ये हमने पिछली वीडियो में किया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। तो वो कितनी हो गई हमारी, 10 हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हमसे वो GDP नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है कि आप निकालो अब वो बोल रहा है कि आप निकालो GNP MP। अब वो कह रहा है कि GNP MP निकालो। देखो आपसे वो क्वेश्चन में कुछ भी मांग सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या निकालना है, GDP MP। क्या निकालना है, GDP MP। और GDP MP का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप सबको पता है, COE + OS + MI + DEP + NIT। अब हमें क्या करना है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं दे रखा, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें नहीं दे रखा, तो हमें ये दोनों को लेना पड़ेगा, जो कि है वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। 150 दे रखा है हमें, ये हो जाएगा 150। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, इन तीनों को हमें ले लेंगे 50 30 20, तो ये हो जाएगा हमारा 50 30 और 20। और हमारी मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी है, इसके बाद आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30, ठीक। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 20। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि अभी बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम तो 310 हमारा ये आ जाएगा हमारा GDP MP। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP MP। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसके आगे रख देंगे GDP MP को, ठीक है, इसके आगे रख देंगे GDP
MP। अब G और G सेम है, P और P सेम है, MP भी सेम है। डिफरेंस है यहाँ पर, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए करेंगे प्लस क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो NFYA। ठीक है, अब GDP MP हमारा कितना है 310, ये आपको कितना आया 310, तो यहाँ रख देंगे 310 GDP MP। अब प्लस NFIA हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 330, ये आ जाएगा हमारा GNP MP। इसी तरह हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे वो बोलता कि आप निकालो NDP MP, मान लीजिए, तो हम कैसे निकालते? तो हम क्या करते, इस NDP MP के आगे क्या रख देते, जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है GDP MP, तो हम इसके आगे रख देते GDP MP। और GDP MP में देखो यहाँ MP MP सेम है, PP सेम है, यहाँ डिफरेंस, ये डोमेस्टिक भी सेम है, ये ग्रोस है, ये नेट है। ग्रोस बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए क्या माइनस क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इनका ग्रोस का और नेट का डिफरेंस क्या होता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हम रखेंगे GDP MP कितना है हमारा 310, डेप्रिसिएशन हमारा कितना था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारा 20, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे। और इसको माइनस करने के बाद हमारा 290 क्या आ जाएगा हमारा NDP MP। मान लीजिए इसमें वो हमसे कहता कि भैया NNPFC भी निकालो, तो हम क्या करते, NNPFC निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसके आगे क्या रख देते GDP MP, इसके आगे हम क्या रख देते GDP MP। ठीक, अब इसको हम इक्वल करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले ग्रोस है, ये नेट है, तो ग्रोस और नेट में क्या बड़ा है, ग्रोस बड़ा है, और बड़े को छोटा करने के लिए माइनस क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक, यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ नेशनल, डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या, NFIA। एक चीज़ याद रखना, इधर वाले को ही देखेंगे बड़ा है या छोटा है, क्या चीज़ है। यहाँ पर MP है, MP बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, और क्या, इन दोनों का डिफरेंस जो कि है NIT। ठीक, अब हमें यहाँ देखना है GDP MP हमें पता है हमारे पास 310 है, डेप्रिसिएशन हमें पता है 20 है, ये रहा 20, और हम इसको 20 को यहाँ रख देंगे, ये रहा 20। NFIA हमें पता है 20 दे रखा है, और ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10 आया था, हमने 10 लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये तो हो जाएगा हमारा 300 आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कि अगर हमारे पास एक फिगर हो और वो हमसे क्वेश्चन में कुछ भी मांगे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं, पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखो, चाहे तो आप 1.5 की स्पीड से देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स विद फन चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखो, इस इनकम मेथड में अदर जो टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं वो घुमा फिरा के वैल्यूज़ को देता है। कभी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस छुपा लेगा। अगर मान लीजिए उसने ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और उसके पार्ट्स भी दे रखे हैं, तो आप पार्ट्स को नहीं छुओगे, केवल ऑपरेटिंग सरप्लस को लोगे। मान लीजिए उसने वेजेस एंड सैलरी और सोशल कंट्रीब्यूशन वगैरह को भी दे रखा है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हिंदी में कर्मचारियों के पारिश्रमिक को भी दे रखा है, तो आप इसको उठा के लिखोगे, इनको नहीं लोगे पार्ट्स को, क्योंकि हम पार्ट्स को नहीं लेंगे जब हमें पूरा दे रखा है। तीसरा, आपको अगर ये दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है 20 में, तो हमें ये जो भी करना है इसमें, कई बार वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड भी दे देता है, तो उसको इस कंडीशन में क्या करना है, उसको हमें माइनस में मानना है। अगर 20 दे रखा है तो हम उसे मानेंगे -20 अपनी वैल्यू के लिए जब भी करें। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मान लीजिए उसने प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा, लेकिन प्रॉफिट के जो पार्ट्स हैं जो कि हमने पार्ट 1 वीडियो में फॉर्मूले में लिखे थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको दे रखा है 30, डिविडेंड दे रखा है 20, और प्रॉफिट टैक्स दे रखा है आपको 10। ये प्रॉफिट टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं। अगर आपको जो बुक्स में आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो वो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप प्लस NIT। COE हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सेम है अब तक 150, कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें ब्रैकेट ओपन, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट के टुकड़े दे रखे हैं 30, 20, 10, कितना हो जाएगा ये 60, तो हम यहाँ लिख देंगे 60। अब हमें बाकी के पार्ट्स कितने दे रखे हैं, इंटरेस्ट और रेंट, कितना 30 और 20। याद रखना, अगर आपको रॉयल्टी भी दे रखी है एग्ज़ाम में, मान लो आपको रॉयल्टी दे रखी है 10, तो रॉयल्टी भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, प्रचालन अधिशेष का पार्ट होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं दे रखी। मिक्स्ड इनकम कितनी है 30, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन आपका है ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ कितना है 10। तो ये हमारा टोटल करके आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, आंसर आ जाएगा 320। इसको और कॉम्प्लिकेट मतलब थोड़ा सा और इलेबरेट या थोड़ा सा फैलाएंगे, लेकिन अब हम पहले दूसरा मेथड करेंगे, वैल्यू एडिड मेथड, और उसमें हम देख, हालांकि ऑलमोस्ट इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स इसी तरह के आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी तरह के आएंगे, ऑलमोस्ट हमारा इनकम मेथड कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं वैल्यू एडिड मेथड की तरफ, जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड, जिसका एक और नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इसमें इसका हिंदी मूल्य वृद्धि विधि। अब अगर इस मेथड में हमको जीडीपी निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी? देखो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। जीडीपी निकालने के लिए आपको करना है सेल्स, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है। उत्पादन का मूल्य, इसमें से माइनस करेंगे मध्यवर्ती उपभोग। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला है। उत्पादन के मूल्य में से माइनस कर दो मध्यवर्ती उपभोग। अब थोड़ा इसको इलेबरेट, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर एक इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे, जिनका नाम है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है चेंज। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। अब मान लो आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो भी आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, जो भी आपने मध्यवर्ती खर्चा किया है। मान लीजिए आप एक ब्रेड ऑमलेट की आप दुकान है आपकी, और आप ब्रेड खरीदते हो, जो भी अंडे खरीदते हो वो आपका रॉ मटेरियल है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अगर आप टेबल बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीदते हो, तो लकड़ियाँ जो आप खरीद रहे हो वो आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। समझ गए? तो जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल सा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आपको सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखा है 150, और आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हिंदी वालों के लिए मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, 20। तो आपका जीडीपी कितना होगा? जीडीपी आपका कितना होगा? जैसे कि हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 150 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 20 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 130। ये हमारा जीडीपी आ जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, इसमें हम जो जीडीपी निकलता है हमारा, इसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बोलते ही हैं, साथ साथ हम ग्रोस वैल्यू एडिड भी बोलते हैं, यानी सकल मूल्य वृद्धि, ये भी हम इसको बोल देते हैं। यानी अगर एग्ज़ाम में वो आपसे बोल दे क्वेश्चन पेपर में कि सकल मूल्य वृद्धि या फिर जीवीए यानी जीवीए निकालो, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आपसे जीडीपी निकालो। ठीक है, ये तो हो गई एक्स्ट्रा। अब वापस क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन में हमें जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसे थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको दे रखी है सेल्स 100 और चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 30, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है आपको 20। अब बताइए आपका जो है जीडीपी कितना आएगा? जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि हमारा जीडीपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या दिया हुआ है? सेल्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो सेल्स कितना है हमारा? 100 और हमारा चेंज इन स्टॉक कितना है? 30। तो 30 यहाँ लिख दिया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 130 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 110, यानी 110 आ जाएगा हमारा आंसर।
थोड़ा क्वेश्चन को और इलेबरेट करते हैं। मान लीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह आपको दे रखा रॉ मटेरियल परचेज्ड। मान लो 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल एक बिजनेसमैन है, उसने ख़रीदा है, ठीक है। अब उसने सेल्स करी है 100 रुपीज़ की और चेंज इन स्टॉक है उसका 30 और रॉ मटेरियल उसने 50 का खरीदा है। तो बताइए GDP-MP क्या होगा। तो जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, सेल्स को करो प्लस चेंज इन स्टॉक के साथ, तो 100 प्लस 30 हो गया हमारा ये, और माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि नहीं दे रखा, तो रॉ मटेरियल परचेज दिया रखा है 50, तो उसी को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 130 में से 50 गए तो कितना आएगा, तो 80 हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबरेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको सेल दे रखी है 200 की, और क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम जो है स्टॉक है वो कितना है 100 का, और जो ओपनिंग स्टॉक था फर्म का वो था मान लीजिए ओनली 50। तो इसका मतलब पूरे साल में स्टॉक में चेंज कितना हुआ है, क्योंकि 50 था और 100 रह गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 में से 50 गया तो कितना आ गया 50, ठीक। आगे हमें दे रखा है रॉ मटेरियल परचेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मटेरियल परचेज आपको दे रखा है मान लीजिए 80 रुपीज़ का, ठीक। अब मान लीजिए फिर से हमारा GDP-MP का फॉर्मूला क्या है। GDP-MP का फॉर्मूला है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन हम इसमें क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है आगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स दे रखी है हमें 200, और हमारा चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 50, और हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा, ये है हमारा 80, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 180, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 170 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबरेट कर। अब देखो मान लो इसमें आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 70, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है मान लीजिए 50, ठीक। अब वो आपसे बोल रहा है कि हमें और आपको नेट फैक्टर इनकम, ये बाद में करते हैं, आपको वो बोल रहा है कि हमें NDPFC निकाल के दिखाओ। क्या बोल रहा है, NDPFC निकाल कर दिखाओ। तो आप क्या कर, आप NDPFC के आगे क्या रख दोगे, GDP-MP, ठीक। GDP-MP को रखोगे तो G ग्रोस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, माइनस क्या डेप्रिसिएशन, और D और D सेम है, P और P सेम है, MP बड़ा है FC से, MP बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT, ठीक है, समझ गए। GDP-MP कितना है हमारा 170, डेप्रिसिएशन हमें कितना मिला हुआ है 70, तो यहाँ 70 रख देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 रख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 50 आंसर आ जाएगा हमारा, तो 50 हमारा NDPFC आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम और इलेबरेट करें, और हमें मान लीजिए उसने दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 20, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें 20 दे रखा है, तो हमें और मान लो उसने मांग रखा है हमसे NNPFC, ठीक है। अब NNPFC मांग रखा है, तो NNPFC के आगे क्या रख देंगे हम, NNPFC के आगे रखेंगे हम GDP-MP, और G बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और D डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए, डोमेस्टिक छोटा है ना नेशनल से, तो छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस क्या NFYA, और MP बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इधर आ जाओ, ये हमें 170 दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पता ही है हमें 70 दे रखा था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो यहाँ हम 20 प्लस में रख देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 50, तो ये हमारा माइनस में होगा 50, ठीक है। तो ये हमारा आएगा लगभग 50 प्लस 20 70, तो आंसर हमारा आ गया 70। अब देखो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, हम बाकी का थर्ड पार्ट में करेंगे, जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड भी करेंगे और कुछ बुक के क्वेश्चंस भी